गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने घर्षण के बारे में पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में लगभग हमारी 2 क्लासें होंगी। तो आज की क्लास में हम गुरुत्वाकर्षण के आधे पार्ट को डिस्कस करेंगे और बचे हुए आधे पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे गुरुत्वाकर्षण जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जनरल साइंस में लगभग किसी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे गुरुत्वाकर्षण से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का उठा लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने क्लास। हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ से शुरू होता है कि गुरुत्वाकर्षण आखिर में क्या होता है और इससे रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट हम बातें करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण के बारे में वो ये है कि ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित कोई भी दो द्रव्यमान है उनके बीच में एक नेचुरल फोर्स लगता है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, तो दो द्रव्यमानों के कोई भी दो द्रव्यमान हो सकते हैं और कहीं भी स्थित हो सकते हैं, उनके बीच में जो बल लगेगा वो बल कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण। अब आगे इसमें बढ़े कि ये आप जानते ही हैं कि इसका जो प्रारंभिक सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था, उसको हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, यानी प्रतिकर्षण कभी नहीं लगता। अब ये क्या पॉइंट है भाई, इसको समझते हैं। आपको यदि याद हो तो जब हम आवेशों की बात करते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जैसे ये एक प्लस आवेश और एक ये माइनस आवेश है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यदि यही सजातीय आवेश हों, दोनों के दोनों प्लस हों या दोनों के दोनों माइनस हों, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, जिसको हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे, वो जो है वो आकर्षण और प्रकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सदैव किस प्रकृति का होता है? आकर्षण। प्रतिकर्षण कभी नहीं लगेगा। और अगला पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल है। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल है। अब ये सबसे दुर्बल मूल बल का इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल परिभाषित हैं, उनमें से एक गुरुत्वाकर्षण है और उन चारों में सबसे दुर्बल यही है। और आपको ये और याद रखना कि सबसे दुर्बल मूल बल तो ये है, तो इसी के साथ आप ये याद रखना कि नाभिकीय बल जो है वो सबसे प्रबल होता है। नाभिकीय बल जो है वो सबसे प्रबल मूल बल होता है। आपको ये दोनों याद रखना है
कि गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल है और नाभिकीय बल जो है वो प्रकृति का सबसे प्रबल मूल बल है। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसमें है गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक संरक्षी बल होता है। इस बात की चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं कि संरक्षी और असंरक्षी क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। संरक्षी और असंरक्षी बल के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि पिछली क्लास में हमने कहा था कि संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वस्तु द्वारा तय किए। और असंरक्षी बल यानी जो पिछले बार में पढ़ा था, जो घर्षण बल था वो असंरक्षी था और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संरक्षी बल है। अच्छा, इसके बारे में एक और कहानी है, वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है। वैसे तो सेंट्रल फोर्स में दो तीन चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं, लेकिन आप ये याद रखें सेंट्रल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब आप दो पिंडों के बीच की जो दूरियां ली जाती है वो सेंटर टू सेंटर ली जाएगी। ठीक है, ये इसमें एक पॉइंट है, याद रखना, सेंटर टू सेंटर ली जाएगी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण की रेंज यानी परास जो है वो सर्वाधिक होती है। अब ये परास सर्वाधिक का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक द्रव्यमान रखा हुआ है, तो उससे कितनी दूरी पर कोई दूसरा वस्तु रखेगी उसमें पर, तो अनंत तक वस्तु रखी होगी तो भी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगाया जाएगा इस साइड। समझ में आ रही बात? तो इसकी परास कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है, इसलिए हमने लिखा है कि इसकी परास जो है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, लेकिन परास क्या होती है इसकी? सर्वाधिक होती है। केंद्रीय बल है, संरक्षी बल है और सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। इतनी गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ मूल जानकारियां थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट अपने पास आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है। तो नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग हो गई वो हो गई गुरुत्वाकर्षण बल का मान। बल का मान, इसके लिए हम एक चीज मानते हैं कि मान लीजिए कि दो हमारे को पिंड दे रखे हैं, एक का द्रव्यमान है m1 और एक का द्रव्यमान है m2 और दोनों के बीच की जो दूरी है वो हो गई r। और देखिए दूरी जो है वो सेंटर टू सेंटर ली जाएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के मान में दो स्टेटमेंट कहे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। एक तो ये बात याद रखना, स्टेटमेंट के तौर पर भी याद रखना। और दूसरा जो है वो कहा जाता है कि बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया जाता है। अब हमारे पास तीसरा जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो ये बल्ब हो जाएगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि समानुपात को बराबर में बदलने के लिए हमें यहाँ एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो नियतांक होता है वो नियतांक होता है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G नियतांक होता है, इतना बल लगेगा। तो ये हमारे पास सूत्र हो गया। साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम इस कैपिटल जी के बारे में भी कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये कैपिटल जी क्या होता है? तो पहला पॉइंट है कि कैपिटल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है। क्या होता है ये? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक होता है। अब ये जो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है सार्वत्रिक, इसका मतलब ये होता है कि इस कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता। ब्रह्मांड में हर स्थान पर जो है वो एक जैसा ही रहता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक कहा जाता है। जी का मान ब्रह्मांड में हर स्थान पर
समान रहता है, चेंज नहीं होता, इसलिए नाम दिया गया सार्वत्रिक नियतांक। अगला पॉइंट इसके बारे में क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो इसका अगला पॉइंट है। वैल्यू कितनी होती है इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। और ये 6.67 गुणा 10 की घात -11 इसका मान हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और ये जो इसमें यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के बारे में ऊपर मेरे से छूट गया था, तो उसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्या पॉइंट है वो, कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों द्रव्यमानों मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर, क्या मतलब है इसका, देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है। फिलहाल दोनों के बीच में निर्वात है और इनके बीच में लगने वाला बल मान लीजिए F है। तो यदि इनके बीच में पानी भर दिया जाए या और कोई माध्यम भर दिया जाए तो भी जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल तो F ही होगा। दोनों के बीच में कौन सा माध्यम है इस बात पर निर्भर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं करता। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो यहां तक हमने गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा उसके लिए सूत्र पढ़ लिया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दूरी हमेशा सेंटर टू सेंटर ली जाएगी और कैपिटल G का मान जो है वो कांस्टेंट होता है ब्रह्मांड में हर स्थान पर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ऊपर जाने थे। अब अगला अपना पॉइंट जहां से जो शुरू होता है वो होता है ग्रेविटी या गुरुत्व। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें ग्रेविटी या गुरुत्व। देखो ये ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन से अलग नहीं है, गुरुत्वाकर्षण से अलग नहीं है, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है। देखो नई कोई चीज नहीं, वही पॉइंट हमने को पढ़ना है, बस सिर्फ इतना सा पढ़ना है कि इस बार दोनों द्रव्यमानों में से एक द्रव्यमान हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और दूसरा जो है वो इसके सेंटर से कहीं पे यहाँ पे कोई भी वस्तु रखी हुई है, उसका द्रव्यमान m है और हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, और इन दोनों के बीच की दूरी हो रही है r। ठीक है, कितना बल लगेगा, तो वो जो उभर लग रहा था वही यहाँ लगेगा। F बराबर, एक तो कैपिटल G आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। m1 यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा, m2 उस वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा और बीच की दूरी का स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी में एक खास पॉइंट की चर्चा हम यहां से बढ़ा के करते हैं। यदि वस्तु पृथ्वी सतह पर हो, पृथ्वी सतह पर हो, क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में हम जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे वो उन वस्तुओं पर करेंगे जिन वस्तुओं पे, जो वस्तुएं जो है वो पृथ्वी की सतह पर स्थित हैं। तो हम पृथ्वी की सतह के लिए एक विशेष कंडीशन यहाँ बना के लिख लेते हैं ताकि उसका सूत्र हमें मिल जाए। पृथ्वी सतह पर होने का मतलब है कि ये वस्तु यहां से उठकर यहां आ गई। अब इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो त्रिज्या के बराबर यानी r के बराबर हो जाएगी। तो जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, बाकी तो कुछ चेंज हुआ नहीं, कैपिटल G का मान नहीं बदला, पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदला, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदला, लेकिन अब बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो गई। कोई विशेष अंतर नहीं है, बस जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी इस स्थिति में। और एक यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ये जो कैपिटल R है ये क्या है, ये है पृथ्वी की त्रिज्या।
यदि कोई वस्तु पृथ्वी सतह पर ही होगी तो उस पर इतना बल लगेगा, और इसकी वैल्यू भी आप याद रखेंगे 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या का मान होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू याद रखनी आवश्यक नहीं है, लेकिन इसकी त्रिज्या की वैल्यू याद रखनी आवश्यक है, ये पूछ ली जाती है। अब देखिए, यहां तक की बात हो गई, हमने गुरुत्व को डिफाइन कर लिया। अब हम डिफाइन करते हैं गुरुत्व त्वरण को। तो जो नेक्स्ट हम अपनी क्लास है वो है गुरुत्व त्वरण। इसके लिए जहां से हमने ऊपर टॉपिक छोड़ा वहीं से हम शुरू करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, और इन दोनों के बीच की दूरी यदि लेके जाएगी तो ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अब आपको कंफ्यूज हो सकता है कि इस वस्तु की नहीं ली, तो पृथ्वी की तुलना में जो है वो वस्तु का आकार छोटा होने के कारण उसको हमने छोड़ दिया। तो यदि पूछे कि कितना बल लगेगा इन दोनों में, तो बल लगेगा F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बट्टा आर स्क्वायर, इतना गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा। अब न्यूटन ये कहता है कि कोई भी बल जो है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते अपन, है ना, और न्यूटन कहता है कि कोई भी बल जो है वो F बराबर ma के रूप में ही होगा, चाहे बल कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, कैसा भी हो, किसी भी प्रकृति का हो। गति के दूसरे नियम के अनुसार बल जो है वो हमेशा F बराबर ma के फॉर्मेट में ही होगा। ऐसी स्थिति में हम ये कर लेते हैं कि इस a को एक तो हम g लिख लेते हैं। क्यों लिख लेते हैं? a का मतलब हुआ त्वरण। यहाँ पे हम फिक्स पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको एक नया सिंबल दे दिया g। कोई अंतर नहीं है, ये त्वरण ही है, लेकिन विशेष प्रकार का त्वरण है, पृथ्वी द्वारा लगाया गया त्वरण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है, इसलिए हमने इसको सिंबल नाम दे दिया जी। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन 1 और नीचे वाली इक्वेशन 2 दोनों एक ही चीज है। ये गुरुत्वाकर्षण के सूत्र से आने वाला फॉर्मूला है और ये गति के दूसरे नियम से आने वाला फॉर्मूला है, दोनों है तो बली वस्तु पर लगने वाले। इस आधार पे हमने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो दोनों को बराबर किया तो ये देखो क्या बन रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बट्टा आर स्क्वायर को हमने बराबर कर दिया किसके, एम जी के। यहां से m कैंसिल हो जाएगा और हमें गुरुत्वीय त्वरण g का जो मान मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल जी कैपिटल m बट्टा आर स्क्वायर, और इसी स्मॉल g को जो है वो गुरुत्व त्वरण कहा जाता है। और ये इसका सूत्र है, आप इसको याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि गुरुत्व त्वरण का सूत्र क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर। साथ में आप एक पॉइंट याद ये रखेंगे कि इस स्मॉल जी का मान पृथ्वी सतह पर स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन हम हमारे न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, गणना को इजी बनाने के लिए इसकी वैल्यू 10 ले लेते हैं। और आपको एग्जाम में 10 लेनी है कि 9.8 लेनी है, ये दो तरीके से पता लगता है। एक तो या तो आपको वो क्वेश्चन में सीधा दे देगा कि आप जी का मान 10 लो या 9.8 लो, और दूसरा कई बार ऑप्शन से अपने को पता लग जाता है कि ये 10 से सोल्व किया गया है कि 9.8 से सोल्व किया गया है। ठीक है, तो गुरुत्व त्वरण का सूत्र समझ में आया। इसकी पृथ्वी सतह पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी पृथ्वी सतह पर इसकी वैल्यू होती है। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब देखो, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो चेंज होता रहता है। चार ऐसी चीजें हैं जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावित होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो हो गया गुरुत्व त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। तो हेडिंग लगाते हैं गुरुत्व त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक, चार ऐसे कारक हैं जिसके कारण गुरुत्व त्वरण प्रभावित होता है। कौन से हैं? पहला कारण है ऊंचाई, मतलब हम ऊंचाई पे जाएंगे
तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता जाता है। दूसरा कारक है पृथ्वी की सतह से हम गहराई में जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान चेंज होता जाता है। तीसरा है पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार के कारण भी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है। और चौथा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ सीधा ही बनता है कि निम्न में से किसके कारण जी का मान प्रभावित होता है या नहीं होता, और इनमें से वो ऑप्शन दे देगा। तो चार चीजों के कारण जी का मान प्रभावित होता है। ऊंचाई के कारण होता है, गहराई के कारण होता है, पृथ्वी के आकार के कारण होता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इन चार के कारण जो है वो जी का मान चेंज होता है। तो इसमें वन बाय वन इसको सबको पढ़ते हैं हम। पहला उठाते हैं ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन। पॉइंट फर्स्ट, ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन। देखिए क्या है ये, मान लीजिए कि ये अपनी पृथ्वी है और यहां पर तो जी का मान हमें पता ही है, जी 9.8 है। लेकिन हमसे पृथ्वी सतह पे एच ऊंचाई पे पूछा है कि यहां पर बताओ, इस जगह मान लेते हैं जी का मान जो है वो जी डे से कितनी ऊंचाई पे चले गए हैं, हम एच ऊंचाई पे चले गए। तो दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि ऊंचाई पे जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। जैसे जैसे पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान जो है वो घटेगा, ये पहला पॉइंट है। और इसी में कितना घटेगा, यदि आपको जी डेस का मान चाहिए तो जी डेस का जो मान है वो इस तरह से आएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये चेंज होगा। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये चेंज होगा तो देखिए कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। पृथ्वी सतह से त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा, ये पूछा हुआ। ठीक है, तो देखिए जी का मान चाहिए तो सीधा सीधा पहले तो उसका सूत्र लगाओ। जी का मान ऊंचाई पे चाहिए तो सूत्र हो गया इसका जी अपॉन 1 प्लस एच बट्टा आर का होल स्क्वायर। अब वो अपने प्रश्न में ही कह रहा है कितनी ऊंचाई पर गया है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गया है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गया है, इसका मतलब हुआ एच का मान जो है वो आर के बराबर हो गया। तो एच बराबर कितना है, यहाँ पे आर है। आर है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जी डेस का मान कैलकुलेट करवाने के लिए जी अपॉन 1 प्लस एच का मान आर के बराबर हो गया बट्टा आर। तो आर से आर कैंसिल होके एक बनेगा, तो ये कोष्टक के अंदर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये जी बट्टा 2 का स्क्वायर यानी 4। उस स्थान पर जो जी का मान है वो पृथ्वी सतह से चौथा ही रहेगा, चौथा भाग रहेगा। या फिर ये जी का मान यदि अपने को 10 दे रखा हो तो 10 बट्टा 4, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। और स्टेटमेंट के तौर पर याद रखना कि जी का मान जो है वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता जाता है, घटता जाता है। ये हमने स्टेटमेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। समझ में आई इतनी बात? तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, गहराई में जाने पर। सेकेंड पॉइंट, गहराई के कारण जी के मान में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि यह हमारी कोई पृथ्वी सतह है। यहां पे हम जी की वैल्यू को जानते हैं, जी होती है, लेकिन हम गहराई पे चले गए। कितनी गहराई पे चले गए, डी गहराई पे चले गए।
सेंटर पे नहीं गए, सेंटर ये है, लेकिन कोई और पॉइंट पे चले गए तो यहाँ पे जी का मान कितना है, जी डैश है। तो यहाँ भी वही दो बातें याद रखनी है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो है जी का मान चेंज कैसे होगा, तो देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे, गहराई में जाने पर जी के मान में कमी आती है। गहराई में जाने पर क्या होता है, जी के मान में कमी आती है। क्यों आती है भाई कमी, देखो इसमें सीधा सीधा है, सॉरी पॉइंट ये है कि ऊंचाई पे जाने पे भी कमी आएगी और गहराई पे जाने पे भी कमी आएगी, यानी पृथ्वी सतह पर सर्वाधिक होता है। अब कितनी कमी आएगी, यदि आपको जी डैश की वैल्यू निकलवाना चाहते हो तो इसके लिए सूत्र होता है जी डैश इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी बट्टा आर, ये सूत्र होता है, जहां डी गहराई है, जितनी गहराई में हम गए हैं। क्लियर है। अच्छा, इसको भी एक विशेष पॉइंट से हम इसमें सोल्व कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, तो देखो पृथ्वी के केंद्र का मतलब है इस पॉइंट तक जाना है। इस पॉइंट तक जाने के लिए कितनी गहराई में जाना पड़ेगा, हमें त्रिज्या के बराबर गहराई में जाना पड़ेगा। तो सूत्र में हम चेंज करके ये लिख देंगे कि जी डैश बराबर, सूत्र लगाया जी 1 माइनस डी बट्टा आर, केंद्र पर जाने का मतलब है गहराई किसके बराबर होनी चाहिए, त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। यहां से हमने लिखा जी 1 माइनस आर बट्टा आर से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बनेगा और जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 0। पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो जी का मान 0 होता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसके अलावा जी का मान कहां कहां 0 होता है, तो जी का मान दो ही जगह 0 होता है, एक तो पृथ्वी के केंद्र पर और एक अनंत पर। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि अनंत पर भी जी का मान 0 होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप याद रखेंगे, कई बार वो जो है वो जी को जो है वो गुरुत्वीय त्वरण नाम से संबोधित नहीं करता, इसकी बजाय वो एक शब्द लिखता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान रखना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शब्द काम में लिया है, इसका मतलब भी वो किसकी बात कर रहा है, जी की ही बात कर रहा है। इसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है कि गुरुत्वीय त्वरण नाम दे तो भी वही चीज है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दे तो भी वही चीज है। हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो दो पॉइंट हमने पढ़ लिए, ऊंचाई और गहराई। तीसरा है पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन कितना होता है। तो पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी के आकार के कारण जी के मान में परिवर्तन कैसा आएगा, तो इसके लिए है कि पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं है, पृथ्वी की शेप जो है वो दीर्घवृत्तज है, यानी अंडाकार है। तो चलिए इसको अपन समझते हैं कि ये क्या चीज है। तो हम एक पृथ्वी की शेप बना लेते हैं। अब यहां से देखो कि ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है और ये विषुवत रेखा है। ध्रुवों से यदि त्रिज्या ज्ञात की जाए तो ये देखो इतनी त्रिज्या आती है, इसको ध्रुवीय त्रिज्या आरपी नाम दे देते हैं। और विषुवत रेखा से ज्ञात की जाए तो देखो ये त्रिज्या इतनी बड़ी आती है, इसको विषुवतीय त्रिज्या यानी आर ई नाम दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो जी का सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है, जी इजिकल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि आप इसको ध्रुव वाली रेखा पर ज्ञात करें, ध्रुव वाली रेखा पर ज्ञात करें यानी ध्रुवों पर ज्ञात करें, तो आपको त्रिज्या की वैल्यू कैपिटल जी अपॉन आर पी का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और यदि आप विषुवत रेखा पर ज्ञात करना चाह रहे हैं तो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आपको आर ई लिखना पड़ेगा, है ना। यही तो बात है
कि ध्रुवों पर करेंगे तो ध्रुवीय त्रिज्या काम में ले ली, और विषुवत रेखा पर कर रहे हैं तो विषुवत रेखा काम में ले ली। अब यहाँ पे ध्यान से देख लो कि आर ई का मान आर पी से बड़ा है, और डाटा के हिसाब से बता दो कि इन दोनों में जो है वो 21 किलोमीटर का अंतर होता है लगभग। यानी विषुवतीय त्रिज्या जो है वो ध्रुवीय त्रिज्या से लगभग कितनी बड़ी होती है, 21 किलोमीटर बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है कि आर ई बड़ा है, यानी इसमें बड़ी चीज का भाग लग रहा है और इसमें छोटी चीज का भाग लग रहा है, तो जिसमें छोटी चीज का भाग लगेगा वो वैल्यू बड़ी आएगी। यानी पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवों पर जी का मान होता है ज्यादा और विषुवत रेखा पर जी का मान होता है कम। इसी में आपसे एक चीज पूछा जाता है कि यहां से लेकर लगातार हम इधर जाएं तो क्या होगा, मतलब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो हम कभी भी विषुवत रेखा से यदि ध्रुव की ओर जाएंगे तो जी का मान लगातार बढ़ेगा, क्योंकि विषुवत रेखा पर जी का मान कम है और ध्रुव पर जी का मान ज्यादा है। और यदि इसको उल्टा करें तो जी का मान लगातार घटेगा। ये भी एक स्टेटमेंट आप याद रखना कि यदि हम पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएं तो जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, तो जी का मान लगातार बढ़ता है। इतनी बात क्लियर आप सबको? तो ये 3 पॉइंट हो गए जिसके कारण जी का मान चेंज होता है। चौथा है पृथ्वी का घूर्णन के कारण भी जी का मान चेंज होता है, तो उस पॉइंट को भी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन। इसके लिए एक पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, हालांकि आप सूत्र वगैरह चाहे भले याद ना रखें, लेकिन मैं समझाने के लिए वो सूत्र ले रहा हूं, और बाद में आप सिर्फ इसके स्टेटमेंट याद रखिए। सूत्र यहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन मुझे समझाने के लिए उस सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं काम में ले रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी है और ये इसका घूर्णन एक्स है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी जो है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो घूमने का वेग ओमेगा होता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और ये हमारी विषुवत रेखा है। और किसी भी रैंडम पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो एक कोण बनता है लैम्डा। पृथ्वी के किसी भी जगह घूर्णन के कारण यदि आप चेंज निकालना चाहते हैं तो उसका सूत्र होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब देखो इसके 2 पॉइंट बनते हैं, आपको 2 ही चीजों पे याद फोकस करना है। एक तो ध्रुवों पर फोकस करना है और एक करना है विषुवत रेखा पर। ये 2 स्टेटमेंट आपसे पूछे जाते हैं। ध्रुवों का मतलब हुआ कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ के स्थान पर यहाँ होगा, और यदि यहाँ होगा तो ये कोण जो है वो बनेगा कितना, 90 डिग्री। इस हिसाब से हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा भाई, देखो जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 90 डिग्री आएगा, और कोस 90 का मान हम जानते हैं 0 होता है। तो ये जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, सिर्फ जी के बराबर आ रही है। यानी कि घूर्णन के कारण जो है वो जी के मान में ध्रुवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना होना चाहिए उतना ही आ रहा है। लेकिन विषुवत रेखा पे फर्क पड़ेगा। कैसे, देखो विषुवत रेखा का मतलब है ये पॉइंट जो है वो यहाँ आना चाहिए, और ऐसी स्थिति में लाइन यही बनेगी तो बीच का कोण जो है वो 0 डिग्री बन जाएगा, कोई कोण ही नहीं बन रहा। तो इसको हम सोल्व करें तो ये बनेगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 0 डिग्री। अब भैया कोस 0 की मान होती है, कोई वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लिखा तो जी डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। देखो ओमेगा स्क्वायर आर घटा दिया उस वैल्यू से घूर्णन ने, मतलब कम कर दिया। सर्वाधिक प्रभाव विषुवत रेखा पर ही होता है घूर्णन का, और ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। घूर्णन के कारण जी के मान पर सर्वाधिक प्रभाव विषुवत रेखा पर होता है। तो ये 4 चीजें हैं भैया। आपको सीधा स्टेटमेंट ही ये पूछा जाता है कि घूर्णन के कारण सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, जी के मान में, विषुवत रेखा पर, है ना। और बिल्कुल कहीं नहीं पड़ता, कोई प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता, ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब कहानी है।
और ऊपर हम बात कर चुके हैं कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान लगातार घटेगा। तो ये 4 चीजें हैं जिसके कारण जी का मान प्रभावित होता है। कौन सा? ऊंचाई हो गई, गहराई हो गई, पृथ्वी का आकार हो गया और पृथ्वी का घूर्णन हो गया। ये 4 चीजें हैं जिसके कारण जी का मान प्रभावित होता है। तो यहां तक हमने जो है वो बात कर ली, गुरुत्वाकर्षण के सूत्र की बात कर ली, गुरुत्वाकर्षण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ली, और गुरुत्वीय त्वरण की बात कर ली जिसको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं, और साथ में हमने बात कर ली उसको प्रभावित करने वाले कारकों की। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड अन्य पॉइंट्स को। तो मिलते हैं अगली क्लास में।